हेलो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिल्ली पुलिस थर्ड शिफ्ट 29 नवंबर का एनालिसिस कराने वाला हूं। इसमें जो भी जीके जीएस से करंट अफेयर से क्वेश्चन आए उनका सारा मैं एनालिसिस कराऊंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, जो आने वाली शिफ्ट में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बिहू। पहला ये क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू हो जाएगा असम का नृत्य है। ठीक है, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख लेंगे। बिहू असम का लोक नृत्य है। ठीक है, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी हैं आपको क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। जैसे कि लोक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो लोगों द्वारा विकसित किया जाता है, जो एक निश्चित क्षेत्र या देश के लोगों के जीवन को दर्शाता है। सभी जातीय नृत्य को लोक नृत्य नहीं होते हैं। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्यौहार से संबंधित है। ठीक है, बिहू महोत्सव असम से 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, ये माध्य अप्रैल यानी जो बिहू नृत्य है जो माध्य अप्रैल, माध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो, कचारी और आदिवासी समुदायों ने किया था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये आया था दिल्ली पुलिस में 29 नवंबर थर्ड शिफ्ट में आया था कि सुजात महापात्रा किससे संबंधित है। सुजात महापात्रा किससे संबंधित हैं। तो ये उड़ीसी नृत्य शैली, उड़ीसी नृत्यंगना और गुरु हैं। उड़ीसी के नृत्यंगना और गुरु भी हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताने वाला हूँ मैं इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सुजात महापात्रा एक प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यंगना हैं और गुरु हैं। ठीक है, जिन्होंने उड़ीसी नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, वह अपने सुंदर आंदोलन, जटिल फुटवर्क और भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाने जाते हैं और उड़ीसी नृत्य की विशेषता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये आया था दिल्ली पुलिस में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संपत्ति का अधिकार है 19A में दे रखा है। संपत्ति का अधिकार 19A में है। ठीक है, ये आर्टिकल आया था 19 का। तो इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आपको क्लियर होंगे इसी वीडियो में। संपत्ति का अधिकार 44वां यानी 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, हटा दिया गया था। इससे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। इसलिए वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 ने सभी नागरिकों को संपत्ति के अधिकार देखो आर्टिकल ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 19 नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण, धारणा और निपटाना का अधिकार प्रदान किया, जबकि अनुच्छेद 31 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार से अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं होगा। तो 31A में कर दिया गया 300A से हटाकर। ठीक है, और क्वेश्चन ये आया था चिन्ना स्वामी किससे संबंधित हैं। चिन्ना स्वामी किससे संबंधित है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, जो भी शिफ्टें हुई जो ज़्यादातर क्रिकेट से संबंधित आए, तो क्रिकेट से आप जो भी हैं तो आप क्लियर कर लें। इससे मैं इसमें क्लियर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। ठीक है, चिन्ना स्वामी एक क्रिकेट मैदान है जो कि चिन्ना स्वामी नाम पे ही रखा गया क्रिकेट मैदान है, जो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। पहले इसका नाम कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान था। अब ये मैदान बेंगलुरु के केंद्र में इसे कफन उद्यान और क्यून्स मार्ग कफन और एमजी मार्ग से घेरा हुआ गया था, यानी कफन।
कवन, सॉरी ये कवन कवन लिखा है। कवन उद्यान क्यून्स मार्ग कवन और इमेंजी मार्ग से घेरा गया था। ठीक है। 5वां क्वेश्चन ये आया था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मिजोरम की है सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे आ जाकर सेकंड पूछता तो मिजोरम ये केरल की है। फर्स्ट नंबर पे केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 96.11 है केरल की। ठीक है। और 91.5 है मिजोरम की। सेकंड नंबर पे मिजोरम आ जाएगा, फिर गोवा चला जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94 है। ठीक है। और केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता दर 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता दर 92.7% है। केरल की कुल साक्षरता दर 94% है, और जो भारत के औसतन साक्षरता दर 72.58% है से अधिक है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है 2011 के अकॉर्डिंग, तो 1.64% वृद्धि हुई है। ठीक है। ये भी फैक्ट क्लियर करें, और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आप ये क्लियर करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन ये आया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में से 78 तक चली थी। ठीक है। ये भी क्लियर रखते हैं आप। इससे संबंधित फैक्ट जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको क्लियर करा रहा हूँ। 5वीं पंचवर्षीय इंदिरा के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था इसी पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया। इस नारे का काफ़ी प्रभाव पड़ा और इंदिरा अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्षक के रूप में देखा गया है। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है IMP। इससे संबंधित जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, पर एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन 100% रिपीटेड होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान रखें। आने वाले शिफ्टों में जो आप लोगों के क्वेश्चन, आने वाली शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम है आगे 30 या 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख तक चलेगा, तो रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं होंगे, बट एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते ही हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा सही और कौन सा गलत है, ये आपको देखना है। ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडल मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महाल नोबेल मॉडल पर आधारित। तीसरी पंचवर्षीय योजना गार्ड गिल योजना पर आधारित है। ठीक है। तो इसमें 3 दे रखे, 1 गलत दे रखा होगा। इसमें ये पूछा था इसके क्या हैं, तो 1 दे रखा होगा, वो हमें इसमें अभी नहीं मिल पाया है। 3 ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडो मॉडल पर आधारित, दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महाल नोबेल पर आधारित है। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना गार्डिल योजना पर आधारित है। ठीक है। चौथा जो भी दिया होगा वही गलत है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, हरिसेन किस भाषा के कवि हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, 9वां क्वेश्चन है, हरिसेन किस भाषा के कवि हैं। ठीक। तो हरिसेन संस्कृति भाषा के कवि हैं। ठीक है। इससे संबंधित फैक्ट भी आपको क्लियर होगा। हरिसेन 4वीं शताब्दी के एक संस्कृति कवि, पूजावादी और सरकारी मंत्री थे। ठीक है। वह समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। IMP ये स्टा फैक्ट IMP आपके लिए होगा। वह समुद्र के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, जो भी आप इसमें रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन मिल पाए वो आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। दसवां क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये क्वेश्चन आया था डेली पुलिस में 29 नवंबर को, थर्ड शिफ्ट में। तो अभिज्ञान शकुंतलम द्वारा ये कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। इससे संबंधित शिष्ट फैक्ट हो जाएंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। ये कालिदास के कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कालिदास के कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं विक्रमो वर्षियम और मालविक्रम शकुंतलम, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनसे संबंधित फैक्ट, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपका। वह एक भारतीय उदारवादी और राजनीतिक नेता थे, एक समाज सुधारक भी थे। यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो समाज सुधारक ही थे, ठीक है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे, ठीक है। वह सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे, ठीक है। 1907 के सूरत विभाजन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता थे और गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों में गांधी के गुरु भी थे, ठीक है। ये भी हमको क्लियर हो गया है इस वीडियो में के माध्यम से। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए के गुजराल साहब की पुस्तक कौन सी है। यानी ए के गुजराल साहब की पुस्तक कौन सी है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? ए के गुजराल साहब ने पुस्तक कौन सी लिखी है? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये ध्यान रखेंगे। और स्टा फैक्ट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी नाम की एक आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। एक सेकेंड, आगे चला गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सीई का पूरा नाम पूछा था। सीई का पूरा नाम क्या है? तो ये आंसर ये मुझे नहीं मिल पाया है। इसमें जो भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। सीई का पूरा नाम, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, इससे संबंधित स्टूडेंटों ने नहीं बता पाया है, ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, तलवारबाजी से किसका संबंध है? तो तलवारबाजी का संबंध है भावना देवी से। तलवारबाजी का संबंध है भावना देवी से, ठीक है। ये आप क्लियर रखें। इनसे संबंधित से स्टा फैक्ट हैं, तमिलनाडु की भावना देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर को इंडियन फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। ये 27 वर्ष भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग पद्धति के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 6 गेंदें होती हैं क्रिकेट के एक ओवर में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये कोई भी बता सकता था। क्रिकेट के एक ओवर में 6 गेंदें थी, ठीक है। इससे संबंधित फैक्ट भी आपको क्लियर होंगे। जैसे कि क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, ठीक है। इसका अलावा जितनी भी 9 बॉलें होती हैं उतनी ही गेंदें डाली जाती हैं। मतलब कि जितनी भी 9 बॉलें होती हैं, मतलब 9 बॉलें होती हैं
उनकी एक्स्ट्रा बॉलें डाली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एक नो बॉल हो गई, उसकी 6 में काउंट नहीं की जाएगी, वो नो बॉल मतलब नो बॉल, ठीक है। उनसे अगर 2 नो बॉलें हो गई तो 8 बॉलें फेंकी जाएंगी, 7-8, और 3 हो गए तो 3। अगर उनसे उनसे अगर जो रन मिल जाएगा, जैसे एक छक्का चला गया नो बॉल में, तो रन मिल जाएंगे आपको, बट काउंट नहीं की जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1989 और 80 के बाद से ही एक ओवर में 6 गेंदों का चयन शुरू हो गया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन आया था, चाय की खेती के लिए कौन सी राज्य प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए आपको पता ही होगा, असम प्रसिद्ध है, ये भी इजी क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। गेस्ट फैक्ट इससे संबंधित देख लेंगे आप। असम का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जो इसके बाद पश्चिम बंगाल है, 8 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 18 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें डाटा कैलकुलेट किया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये किस संशोधन में, अमेंडमेंट में की गई? 61वां यानी 61 अमेंडमेंट के द्वारा ये की गई थी, ठीक है। इससे संबंधित स्टैटिस्टिक्स देखेंगे आप। इसी भारत में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये अनुच्छेद 226 में संशोधन कर लागू किया गया था, यानी 326 के तहत लागू किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये विधेयक 15 दिसंबर 1988 यानी 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 20वां क्वेश्चन है, किस शासक ने शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा था? तो किसने लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP रिपीटेड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं रिपीट, ठीक है। इससे संबंधित स्टफ फैक्ट देखेंगे आप, जैसे कि वह फारस के अपसारित राजवंश 1736 से 1747 का संस्थापक था। नादिर शाह एक ईरानी शासक था और 1730 में फारसी शासक बना। नादिर शाह की सेना ने भारत के उत्तरी हिस्से पर हमला किया था और मार्च 1739 में अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली पर हमला किया था, ठीक है। ये भी आप क्लियर रखेंगे, ठीक है, डाटा जो भी आपको बता रहा हूँ मैं। अब इसमें हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं जो भी रियल हैं, ऑथेंटिक हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कंप्यूटर से किस किस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, और इंटरनेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और MS एक्सेल से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 365 से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ओनली 365 याद करके जाएँ, रिवीजन करके जाएँ। 365 से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन 365 से ही बन रहे हैं, ओनली 365 से ही, ठीक है। ये भी आप क्लियर रखें। MS वर्ड से 4 क्वेश्चन, MS वर्ड देखो जो भी पूछा जा रहा है, यानी 365 को घोर के पी जाओ, कंप्यूटर में कल्याण हो जाएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल में जो भी पूछा जा रहा है तो 365 से ही पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें। जैसे कि मैथ में क्या पूछा गया था, जो भी आपको बताने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए मुझे, इतना मिल पाया, LCM SCF से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लाभ और हानि से LCM FCF से एक क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्षेत्रमिति से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और प्रतिशत से 4 क्वेश्चन, प्रतिशत सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, प्रतिशत से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रॉफिट जो भी इन्हीं 4-5 टॉपिक को रिवीजन करके जाएं, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। बोर्ड मास से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 5 आगे पीछे हो जाएंगे, 6, ठीक है। और 6 गोले से क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन पूछे गए, 15 सारा डाटा हमारे पास है। 6, 5, 11 और 11 1 2 उसमें, यानी बोर्ड मास और 6 गोले से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए, ये बिल्कुल घोर के पी जाओ, ठीक है।
रीजनिंग में पूछे गए थे, आकृति से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए। सिटिंग अरेंजमेंट से अच्छा खासा वेटेज हो गया यार, पहले ऐसा नहीं था। सिटिंग अरेंज से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंज को अच्छा कर लें, यानी कभी 7 बैठा लेने के कहता है सिटिंग अरेंज में, कहीं 5 कहीं 6। ठीक है, और पासे से भी अच्छा खासा वेटेज पासे में भी है। पासे से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ओवरऑल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी सारा डाटा है आप। ठीक है, वीडियो ख़त्म। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे फ़ायदा ये होगा जो भी आने वाली शिफ्टों का एग्ज़ाम होगा मैं आपको रियल और टाइम के बिल्कुल क्वेश्चन लेके आऊँगा। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई गलत क्वेश्चन पूछा गया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।